नमस्कार। आज हम कर रहे हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान का पहला लेसन फसल उत्पादन और प्रबंध। देखिए कक्षा 6 से 12 के लिए सत्र 2023 के लिए पाठ्यक्रम में कमी कर दी गई है। उस कमी के तहत 8वीं क्लास में पहला लेसन फसल उत्पादन और प्रबंध था, वर्तमान में भी यही है। तो हम इसी लेसन से देखिए शुरुआत कर रहे हैं। देखिए हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर NCERT की किताबें हैं या उसका सिलेबस है, उसको फॉलो कर रखा है। तो ये NCERT की जो किताबें हैं वो दो पात्र पहेली और बूझो के सवाल और जवाब के रूप में दी गई है। तो पहेली और बूझो ये अपने चाचा के पास जाते हैं जो कि एक किसान है, और उनसे वहाँ औजार पड़े देखकर पूछते हैं कि ये क्या है। तो चाचा उनको बताते हैं खुरपी, दरांती, बेलचा, हल आदि हैं ये। तो अब बच्चे पूछते हैं कि औजार कहाँ काम आते हैं। तो ये औजार है वो खेती करने में काम आते हैं। बच्चे पूछते हैं हम खेती क्यों करते हैं। तो चाचा बताते हैं हम भोजन प्राप्त करने के लिए खेती करते हैं। तो ये शुरुआती के प्रश्न उत्तर हैं किसके, बूझो और पहेली के और उनके चाचा जो किसान है उनके। अब आगे क्या होता है, बच्चे पूछते हैं कि हम भोजन प्राप्त करने के लिए खेती करते हैं, तो पादप है वो भोजन प्राप्त कैसे करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पौधे हैं वो सजीव है और हर सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। तो पौधा स्वयं भी सजीव है तो भोजन कैसे करेगा। देखिए पौधा है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है। अब देखिए पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना पाता है, उसके लिए उसमें पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है, यानी हरे पौधे पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है, अगला है कि जंतुओं को भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। अब देखिए इस संपूर्ण धरती पर पौधे हैं वो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं, इसलिए ये स्वपोषी हैं। इन्हीं पादपों से बाकी जंतु भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ जंतु अन्य जंतुओं से भी भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम 6 क्लास के अंदर पढ़ते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, वो पादप नहीं खाते, वो केवल दूसरे जंतुओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, जीव भोजन क्यों करते हैं। देखिए प्रत्येक जीव है वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करता है। किसके लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब जो ऊर्जा भोजन से उसके शरीर में प्रोड्यूस होती है, बनती है, इसी ऊर्जा से वो जीव है अपनी सभी शारीरिक क्रियाएं, जैविक क्रियाएं संपन्न करता है। जैविक क्रियाएं क्या होती है, जो जीव के शरीर के अंदर होती है, वो सभी जैविक क्रियाएं वो ऊर्जा के द्वारा करता है। जैसे कि शरीर में भोजन का पाचन है, इसी प्रकार जीव का श्वसन है या उत्सर्जन है, ये सभी जो क्रियाएं हैं वो जैविक क्रियाएं हैं, वो भोजन से प्राप्त ऊर्जा के माध्यम से ही संपन्न होती है। भोजन की पूर्ति कैसे करते हैं, यानी इतनी बड़ी दुनिया है और इतनी बड़ी दुनिया को भोजन की आवश्यकता होती है, तो बहुत ज्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इतने भोजन को हम कैसे पूरा करें। तो देखिए इतनी बड़ी दुनिया की आवश्यकता पूरी करने के लिए या भोजन की पूर्ति करने के लिए हम कृषि या खेती करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इस कृषि या खेती की शुरुआत कब हुई। देखिए ऐसा माना जाता है खेती या कृषि की शुरुआत आज से लगभग 10,000 साल ईसा पूर्व हुई थी। देखिए प्रारंभ में जब मनुष्य था वो घुमक्कड़ जीवन जिया करता था, खानाबदोश जीवन जिया करता था, उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। वो जानवरों का शिकार करता और उनको मारकर खा लिया करता था। इसी प्रकार कंद, मूल, फल, फूल, जो भी पौधे के भाग है उसको खाने लायक लगते उनको खा लिया करता था, और उन्हीं पौधों के वो बचे हुए अवशेष जगह जगह फेंक दिया करता था। तो कहते हैं उस फेंके हुए अवशेषों से पुनः पादप लग जाया करते थे। तो उसी से उसे पता चला कि इन पादपों के भागों के द्वारा फसल लगाई जा सकती है। तो धीरे धीरे इसी प्रकार कहते हैं कि 10,000 साल ईस्वी पूर्व में खेती करने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हमारा सबसे बड़ा प्रश्न इस पाठ का बनता है, फसल किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया इसमें प्रश्न है ये। देखिए जब किसी बड़े स्थान पर एक ही प्रकार के अनेक पादप लगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। खेत एक बड़ा स्थान है, उसमें एक ही प्रकार के अनेक ढेरों पादप लगाए जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। अब बात आती है कि इस फसल के मुख्य वर्ग
कौन कौन से हैं? फसल के दो मुख्य वर्ग माने गए हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। देखिए इनके बीच में एक फसल जायद की भी है, लेकिन यहाँ विज्ञान के अकॉर्डिंग इसमें दो मुख्य वर्ग माने गए हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। हम बात करें कि खरीफ की फसल कौन सी है। देखिए खरीफ की फसल है, उसको बरसात ऋतु की फसल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बरसात के सीजन में लगती है और जून से सितंबर इसका समय है, यानी लगभग जून महीने में इसको बोया जाता है और सितंबर के पास लगभग ये तैयार हो जाती है, ठीक है। तो खरीफ की फसल में देखिए जैसे धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली आदि जैसी जो फसलें हैं वो किसकी है? खरीफ की फसलें हैं, ठीक है, या यूं कहे बरसाती फसलें हैं। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ नाम लिखा है खरीफ और यहाँ नाम लिखा है बरसात, तो ये दोनों नाम देखिए रबी और शीत से बड़े हैं, ठीक है, तो ये बड़े नाम हैं वो एक साथ रहेंगे, और ये देखिए रबी और शीत ये छोटे नाम हैं। तो अपन बात करते हैं अगली रबी की फसल। देखो रबी की फसल है वो शीत ऋतु की फसल कहलाती है, ठीक है। कई बार हम भ्रम हो जाते हैं कि खरीफ की कौन सी है और रबी की कौन सी है, तो आप छोटे और बड़े नाम से संकेत रखोगे तो आपको याद रहेगा कि रबी की फसल वो फसल है जो शीत ऋतु में तैयार की जाती है। ये लगभग अक्टूबर महीने में बोई जाती है, जब देखिए खरीफ की तैयार हो चुकी होती है, उसके बाद ये अक्टूबर में बोई जाती है, लगभग मार्च में संपन्न या पूरी तैयार हो जाती है, ठीक है। जैसे गेहूं, सरसों, चना ये जो फसलें हैं वो रबी की फसलें कहलाती हैं, ठीक है। देखिए खेत में खेती करने से पहले, या यूं कहें खेत में खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए किसान जो भी क्रियाकलाप करता है वो सभी क्रियाकलाप सम्मिलित रूप से कृषि पद्धति, फसल पद्धति कहलाते हैं, ठीक है। और कृषि पद्धति के जो चरण हैं वो ये निम्नलिखित हैं। कृषि पद्धति के 7 चरण हैं। पहला चरण है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठा कटाई और सातवां भंडारण। इस प्रकार कृषि पद्धति में मिट्टी तैयार करने से लेकर भंडारण तक का चक्र आता है। तो इन 7 चरणों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे कि किस चरण में क्या होता है, क्या किया जाता है। तो देखिए कृषि पद्धति का जो सबसे पहला चरण है वो है मिट्टी तैयार करना। देखिए हम जब खेती करते हैं तो ये नहीं कि खेत में गए यूं ही बीज डाल के आ गए, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। इस तैयारी में मिट्टी को देखो समतल भी किया जाता है। तो अब बात आती है कि मिट्टी जो तैयार करना है उसको अपन 3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो मिट्टी की तैयारी, दूसरा देख सकते हैं जुताई, और तीसरा हम देख सकते हैं पोला होना, ठीक है। देखिए मिट्टी को उलट पुलट करना, मिट्टी को पोला बनाना जुताई कहलाता है, और यही मिट्टी की तैयारी है, ठीक है। यानी मिट्टी को उलट पुलट करके पोला बनाते हैं, इस क्रिया को जुताई कहते हैं। अब जब जुताई कर देते हैं तो उससे कुछ लाभ होना चाहिए। जुताई क्यों की जाती है? देखिए जुताई करने से मिट्टी पोली हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो वो पहले से काफी ज्यादा कठोर होती है, तो उसकी सिंचाई पहले करते हैं, उसके बाद उसकी खुदाई कर देते हैं, तैयारी कर देते हैं। और कई बार ज्यादा कठोर नहीं है तो सीधे ही उसकी खुदाई कर दी जाती है। इस प्रकार मिट्टी को उलट पुलट करके पोला बनाया जाता है। इस क्रिया को जुताई कहते हैं या मिट्टी की तैयारी कहते हैं। अब आपसे 3 बातें एक ही रूप में पूछी जा सकती हैं कि मिट्टी तैयार करने से क्या लाभ है, जुताई से क्या लाभ है, या मिट्टी पोली करने से क्या लाभ है। तो हमें सबसे पहले बात तो ये आई कि जुताई है क्या, ठीक है। तो मिट्टी को उलट पुलट करके पोला बनाना जुताई है। अब देखिए इन तीनों का उत्तर एक ही हो जाएगा कि इनसे लाभ क्या है। देखिए जब मिट्टी है उसको उलट पुलट कर देंगे तो क्या है, वो भुरभुरी हो जाएगी और पौधे की जड़ें आसानी से गहराई तक जा पाएंगी और उनका श्वसन आसानी से हो पाएगा। यानी फसल के लिए जो जड़ें हैं वो श्वसन में आसानी से काम कर पाएंगी यदि मिट्टी पोली होगी। इसी प्रकार जड़ें गहराई तक जा पाएंगी तो पोषण है वो पौधों को आसानी से मिल पाएगा। अगला है जिसे केंचुओं
लाभदायक सूक्ष्म जीवों आदि की वृद्धि हो जाती है। देखिए मिट्टी जब उलट पुलट करते हैं, पोली करते हैं, जुताई करते हैं, तो मिट्टी जब ऊपर नीचे होती है, उथल पुथल होती है, तो जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है वो ऊपर आ जाते हैं, उनकी बढ़ोतरी हो जाती है, जैसे केंचुओं की बढ़ोतरी हो जाती है। और ये सब क्या करते हैं, ये सब ह्यूमस का निर्माण करते हैं। ह्यूमस क्या है, देखिए पेड़ पौधे के जो अवशेष हैं, तिनके हैं, पत्तियां हैं, उन सब को या सड़ी गली वस्तुओं को या मृत वस्तुओं को ये जो केंचुए सूक्ष्म जीव है वो क्या करते हैं, सड़ा गला के एकदम नष्ट कर देते हैं, उसको अपघटित कर देते हैं। और ये अपघटित चीजें हैं वो मिट्टी के अंदर मिल जाती है और इससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। तो ये जो सूक्ष्म जीव जो लाभदायक होते हैं वो जुताई से, मिट्टी के तैयारी से या मिट्टी को पोला करने से बढ़ते हैं और मिट्टी को तैयार करते हैं, उसको उपजाऊ बनाते हैं। और जड़ें हैं वो पोली होने से गहराई तक जा पाती हैं और पौधे के लिए बहुत बढ़िया होता है, पौधे के उपजाऊपन के लिए चीजें बढ़िया होती है। इसलिए मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, या यूं कहीं जुताई करनी पड़ती है, या यूं कहे कि मिट्टी को पोला करना पड़ता है। तीनों के लिए एक ही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी तैयार करने के लिए में कुछ औजारों की आवश्यकता होती है और वो औजार कृषि के औजार कहलाते हैं। अब ये जो कृषि के औजार हैं उनमें देखिए हल, कुदाल, कल्टीवेटर, ये कृषि के औजार हैं। अब इन कृषि के औजारों में हम देखें, ठीक है, तो सबसे पहला औजार हम ले रहे हैं हल, ठीक है, यानी कृषि का सबसे साधारण औजार और सबसे ज्यादा काम आने वाला, सबसे पहले से चलने वाला औजार क्या है, हल है। देखिए हल है, उस हल के अंदर एक तिकोनी पत्ती होती है, इस प्रकार एक तिकोनी उसके अंदर पत्ती होती है। अब उस पत्ती से क्या होता है कि उससे एक डंडा या छड़ जुड़ी होती है। अब उसको हम क्या कहते हैं, हल सेप्ट कहते हैं। अब इस हल सेप्ट के डंडे से ही आगे एक और डंडा इस प्रकार जुड़ा होता है। अब ये है वो जोत कहलाता है। इस जोत को या तो मनुष्य है वो लेके चलता है, या घोड़े लेके चलते थे, या बैल लेके चलते हैं। इस प्रकार पशु के द्वारा या मनुष्य के द्वारा उस जोत को लेके चला जाता है, या जो काम प्रारंभ से मनुष्य करता था वो आज जानवरों के माध्यम से किया जाता है। तो ये जोत का सिरा है जो जानवर या मनुष्य के द्वारा खींचा जाता है और तिकोनी पत्ती है वो जमीन को खोदती चलती है। इस प्रकार हल है वो साधारण एक कृषि का औजार है या मिट्टी तैयार करने का औजार है। इसी प्रकार जब कुदाल की बात करें तो कुदाल भी क्या है, मिट्टी का तैयार करने का एक साधारण सा औजार है। फर्क इतना ही है कि जहां हल में ये जो तिकोनी पत्ती होती है, वहीं जो कुदाल है उसके अंदर एक मुड़ी हुई सी चौड़ी पत्ती होती है जो अंदर की तरफ कस्सी की तरह मुड़ी होती है, और उसी प्रकार उसके भी एक लोहे की छड़ होती है, धातु की छड़ होती है, डंडा होता है और पीछे एक जोत होता है, ठीक है। और ये भी क्या करती है, मिट्टी को तैयार करती है। रही बात आधुनिक रूप से चलने वाले औजार कल्टीवेटर की, तो देखिए आज जो औजार सबसे ज्यादा काम आ रहा है उन औजारों के अंदर है कल्टीवेटर, ठीक है। अब कल्टीवेटर देखिए है क्या, देखिए कल्टीवेटर है वो ट्रैक्टर द्वारा संचालित औजार है, और आज ट्रैक्टर द्वारा संचालित औजार जो कल्टीवेटर है वो मिट्टी को तैयार करने के लिए ज्यादा काम लिया जा रहा है। अब इससे देखो कुछ फायदे भी है। इससे फायदा क्या होगा, देखिए मनुष्य की श्रम शक्ति का बचाव होगा और समय का बचाव होगा, ठीक है। यानी मनुष्य जब कल्टीवेटर का इस्तेमाल मिट्टी को तैयार करने के लिए, जुताई करने के लिए, इसे पोला करने के लिए लेता है इस्तेमाल, तो उसके श्रम की यानी मेहनत की और समय की दोनों की ही बचत होती है और कार्य आसानी से हो जाता है। तो ये था मिट्टी तैयार करना हमारा पहला चरण और ये मिट्टी के तैयार करने के औजार। अब कृषि पद्धति का आता है दूसरा चरण, और दूसरा चरण है बुआई। देखिए जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो मिट्टी तैयार करने के बाद उसमें बीज डाले जाते हैं, लेकिन बीज डालने से पहले भी क्या होता है, अच्छे बीजों का चयन किया जाता है। अब अच्छे बीजों का चयन देखिए कैसे करते हैं, जो बीज हमने प्राप्त किए या हमने लाए हैं उन बीजों को पानी से भरे हुए एक पात्र में डाल देते हैं। जब पानी से भरे हुए पात्र में बीजों को डालेंगे
तो जो साफ होंगे, मोटे होंगे, अच्छे बीज होंगे, वो सारे के सारे भारी होने के कारण पानी में नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। जबकि जो बीज टूटे फूटे हैं, हल्के हैं, खराब हैं, वो बीज क्षतिग्रस्त हैं, वो क्या होंगे, पानी की सतह के ऊपर तैरते रहेंगे। तो उन तैरने वाले बीजों को अलग कर देते हैं क्योंकि वो अच्छे नहीं है। जबकि अच्छे बीज, डूबे हुए हैं बीज होते हैं, उनको फिर बार प्राप्त किया जाता है और फिर उनको बुआई के काम में लिया जाता है। तो ये हुआ अच्छे बीजों का चयन। अब बात आती है बुआई के औजार। देखिए, बुआई के जो औजार हैं वो दो प्रकार के, परंपरागत औजार और आधुनिक औजार। अब परंपरागत जो औजार है वो एक कीप नुमा औजार होता है, ठीक है। देखिए, परंपरागत औजार एक कीप नुमा औजार है। इस कीप नुमा औजार से हम बात करें तो इससे एक पाइप जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? पाइप जुड़ा होता है। और पाइप भी नीचे जाकर फिर 2 या 3 या एक ही पाइप के अंदर बंटा होता है। तो जब कीप नुमा औजार से हम बीज डाले जाते हैं तो वो नीचे जमीन में जाता है और छेद से एक एक बीज धरती में नीचे जाता रहता है। इस प्रकार कीप नुमा औजार के अंदर जब बीज डालते हैं तो वो उस पाइप से होता हुआ नीचे जो पाइप 2, 1 या 3 हिस्सों में बंटा होता है, उसमें से बीज एक एक करके नीचे गिरता रहता है। इस प्रकार परंपरागत औजार है वो कीप नुमा होता है। दूसरा औजार आधुनिक देख रहे हैं वो है आधुनिक औजार सीड ड्रिल, ठीक है। ये आज आधुनिक रूप से काम आने वाला औजार है। तो सीड ड्रिल जो औजार है, उस औजार से देखो क्या होता है, ये भी ट्रैक्टर द्वारा संचालित है। इससे बुआई करने से लाभ यह है कि समय और श्रम इनकी तो बचत होती ही है, साथ ही साथ क्या होता है कि जब सीड ड्रिल के द्वारा बुआई की जाती है तो बीजों में पर्याप्त दूरी हो जाती है। इसलिए बीज है वो जब प्रस्फुटित होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, तो उसके बाद पर्याप्त दूरी होने से उनको पर्याप्त प्रकाश भी मिल पाता है और पर्याप्त पोषण भी उनको मिल पाता है। एक ध्यान रखें, जब हम ये हल, कुदाल, कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं तो केवल ये नहीं कि मिट्टी तैयार हो रही है, साथ ही साथ खरपतवार है, वो झाड़ झंखाड़ है, वो भी नष्ट हो रहा है। तो यहां जैसे हमने बात कर ली सीड ड्रिल से बुआई के लाभ की। अब देखिए पौधशाला। देखो, कई बार क्या होता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पौधों के बीजों को एक ही जगह छिड़क कर लगाया जाता है, उनकी छोटी छोटी पौध तैयार की जाती है और उनको निकाल निकाल कर दूसरी जगह पर फिर स्थानांतरित किया जाता है। तो ऐसी जगह जहाँ छोटे छोटे पौधे एक साथ तैयार कर उनको दूसरी जगह बाद में लगाते हैं, वो जगह पौधशाला कहलाती है। कुछ फूलों के पौधे हैं, कुछ फलों के पौधे हैं, कुछ विशेष प्रकार की बेलें हैं, ये एक साथ पौधशाला में तैयार करके वितरित करके अलग अलग लगाई जाती है। खाद एवं उर्वरक देना। देखिए, जैसे जैसे खेत में खेती करते हैं तो किसान लगातार खेती करेगा तो मिट्टी में जो पोषक तत्व है उनकी मात्रा कम होती चली जाएगी। अब उस पोषक स्तर की मात्रा कम होगी, खनिज तत्वों की मात्रा कम होगी, तो मिट्टी का उपजाऊपन भी कम होगा। उस पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए, खनिज तत्वों की पूर्ति बनाए रखने के लिए, उपजाऊ बनाए रखने के लिए किसान क्या करता है, उस मिट्टी में खाद और उर्वरक डालता है। खाद के रूप में हम देखें तो देखिए हरी खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, इस प्रकार की खादें हैं वो काम ली जाती है। अब देखिए हम खाद और उर्वरक के बारे में जानेंगे। देखिए खाद एक जैविक पदार्थ है, यानी जो जीवों का अवशेष है, जैसे जंतुओं का मल मूत्र हुआ, उसी प्रकार पादपों के तिनके हैं, पत्तियां हैं, उनके अवशेष हैं, वो खाद के रूप में प्राप्त होते हैं, तैयार होते हैं। तो खाद एक जैविक पदार्थ है जो क्या करता है, मिट्टी का पुनर्गठन करता है, उसके पोषक स्तर को भी सुधार देता है। किसके? मिट्टी के पोषक स्तर को पुनर्गठन करने को खाद आवश्यक होती है। देखिए कहीं कहीं होता क्या है कि फसल चक्र अपनाया जाता है, फसल चक्र अपनाकर भी मिट्टी को तैयार रखा जाता है, या यूं कहीं उसके पोषक स्तर को बनाए रखा जाता है। अब फसल चक्रण में होता क्या है, देखिए फसल चक्र में जो किसान है वो पहले एक फसल फलीदार पादपों की लेता है या फलीदार पादपों के रूप में चारे की लेता है, जिससे क्या होगा कि फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एक विशेष प्रकार का जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। तो ये राइजोबियम क्या करता है,
भूमि की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदल देता है, और इस क्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थिरीकरण भी कहते हैं और नाइट्रोजन का यौगिकीकरण भी कहते हैं। इस क्रिया से क्या होता है? मिट्टी का गठन सुधरता है और उसमें पोषक तत्व की मात्रा बढ़ती है, उसका उपजाऊपन भी बढ़ जाता है, इसलिए खाद आवश्यक है। वहीं उर्वरक की बात करें तो देखिए, उर्वरक है वो पोषकों से समृद्ध होते हैं और रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। जहां खाद जैविक पदार्थ है उसमें पोषक स्तर कुछ कम है, लेकिन ये उर्वरक होते हैं वो पोषकों से समृद्ध होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। लेकिन उर्वरक से मिट्टी को हानि होती है, क्योंकि लगातार इस्तेमाल करने से मिट्टी कमजोर हो जाती है। इसलिए जो उर्वरक है उसका लंबे समय तक इस्तेमाल मिट्टी को कमजोर कर देता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। इसलिए दोनों की तुलना में देखें तो खाद है वो ज्यादा लाभदायक होती है। अब खाद है उससे लाभ क्या है? देखिए, खाद है वो मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। क्यों? कि खाद से मिट्टी भुरभुरी सैरंध्र हो जाती है, जो अच्छी रहती है। इसी प्रकार खाद डालने से मिट्टी का पुनर्गठन सुधरता है, उसमें पोषक स्तर सही होता है। मिट्टी खाद डालने से सैरंध्र भुरभुरी हो जाती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय आसानी से हो पाता है और ये पौधे के लिए लाभदायक है। इसी प्रकार खाद डालने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि है वो होती है, और ऐसे सूक्ष्म जीव जो लाभदायक होते हैं उनकी वृद्धि मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत होती है। और मिट्टी खाद डालने से इस प्रकार क्या हो जाती है? गठन सुधरता है और पोषक बढ़ता है, उपजाऊपन उसका बढ़ता है। इसलिए खाद से कई लाभ है। अब देखिए, खाद और उर्वरक में अंतर की बात आती है। ये तो थे खाद के लाभ, और यहां हम बात करते हैं खाद और उर्वरक में अंतर क्या है। देखिए, खाद एक जैविक और कार्बनिक पदार्थ है, जीव का अवशेष है, तो खाद एक जैविक और कार्बनिक पदार्थ है। वहीं उर्वरक क्या होता है? उर्वरक एक कृत्रिम और अकार्बनिक पदार्थ है। खाद में पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं और वहीं उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। खाद है उससे मिट्टी को ह्यूमस मिलता है, यानी जो पेड़ पौधे के अवशेष है, जंतुओं के अवशेष है, उनको सूक्ष्म जीव सड़ा गला के मिट्टी में मिला देते हैं तो वो ह्यूमस बना देते हैं। अधिकांश ह्यूमस की प्राप्ति है वो पेड़ पौधों के अवशेष से ही होती है, तो वो खाद देती है। तो खाद क्या करती है? ह्यूमस प्रदान करती है, जबकि उर्वरक मिट्टी को ह्यूमस प्रदान नहीं करता। खाद है वो खेतों में तैयार की जाती है और वहीं उर्वरक है वो कारखानों में तैयार किया जाता है। खाद के रूप में देखिए, गोबर खाद, हरी खाद, और वहीं पर तीसरा नाम लें तो वो हो जाएगा कंपोस्ट खाद। एक चौथा नाम और आप ले सकते हैं और वो हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट खाद। तो ये कुछ विशेष प्रकार की खाद है। वहीं जब हम उर्वरक की बात करते हैं तो देखिए, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, ये क्या है? ये उर्वरक हैं जो मिट्टी के गठन को सुधारते हैं, लेकिन इनका दूरगामी जो परिणाम है वो गलत होता है। देखिए, एक ध्यान रखें, जो उर्वरक की हम बात कर रहे हैं तो ये रासायनिक है। एक नाम आप जगह जगह पढ़ोगे, NPK। ये क्या है? N का मतलब है नाइट्रोजन, P का मतलब है फास्फोरस और K का मतलब है पोटेशियम। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये मिट्टी को बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए ताकि मिट्टी उपजाऊ बन सके, ठीक है। इसलिए इनको प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं और इनकी पूर्ति करने के लिए भी क्या होता है? उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार क्या है? खाद और उर्वरक एक दूसरे से भिन्न है, और साथ ही साथ खाद का लंबा इस्तेमाल मिट्टी के लिए बहुत ही बेहतर होता है और उर्वरक का लंबा इस्तेमाल मिट्टी को साल दर साल कमजोर करता चला जाता है। इसलिए हमें इस उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक और समस्या आती है कि जब उर्वरक का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं तो उर्वरक है वो खेतों में जब डाले जाते हैं तो बरसात के पानी के साथ वो उर्वरक घुल जाते हैं और घुलते हुए जल स्रोतों तक ही पहुंच जाते हैं, और उन जल स्रोतों में जब ये उर्वरक पहुंच जाते हैं
तो वहां भी वो पर्यावरण बिल्कुल अलग कर देते हैं। क्यों? कि वो पोषक तत्व जब वहां जलीय पादपों को मिलेंगे तो अचानक उनकी वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि होगी तो नीचे वाले जीवों के लिए शोषण की दिक्कतें आ जाएगी। इसी प्रकार कई पोषक ऐसे भी होते हैं जो उस जल में जाकर जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं और जलीय जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जल के प्रदूषण को भी बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या यूं कहें मिट्टी गठन को सुधारने के लिए खाद का इस्तेमाल सही है। चौथा चरण है सिंचाई। देखिए, फसल को समय समय पर जल दिया जाता है, उसे हम कहते हैं सिंचाई। अब सिंचाई के स्रोत क्या हैं? कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नहर, नदियां, बांध आदि है। इन स्रोतों का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है। देखिए, सिंचाई के कुछ तरीके हैं वो पारंपरिक हैं। पारंपरिक वो तरीके हैं जो हमेशा लंबे समय से चले आ रहे हैं। इन तरीकों के अंदर देखिए, मोट या घिरनी, देखो इसी का नाम है मोट या घिरनी, चेन पंप, ढेंकली, रहट को आप एक उत्तोलक कह सकते हो। देखो, उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक काम करने की साधारण मशीन को कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये काम आते हैं। लेकिन ये जो पारंपरिक तरीके हैं सिंचाई के, इनमें मजदूर या मवेशियों की आवश्यकता पड़ती है और इनमें दक्षता कम होती है, इसलिए ये उत्तम प्रकार के नहीं है। देखिए, सामान्यतः होता क्या है कि जल को ऊपर खींचने के लिए पंप का इस्तेमाल करते हैं, और जो पंप है वो चलाया जाता है, उसके लिए हमें ईंधन की जरूरत पड़ती है। तो उस ईंधन के रूप में डीजल, विद्युत, बायोगैस या सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और उस पंप को चलाकर पानी ऊपर खींचा जाता है। तो ये तो थे पारंपरिक तरीके। अब है सिंचाई की आधुनिक विधियां, यानी वर्तमान में सिंचाई की आधुनिक विधियां जो प्रचलित हैं वो पारंपरिक से अलग हैं। तो ये सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र, ठीक है। अब छिड़काव जो तंत्र है उसको स्प्रिंकलर भी कहते हैं। तो छिड़काव तंत्र में देखिए होता क्या है। छिड़काव तंत्र जो विधि है वो असमतल भूमि के लिए ज्यादा उपयोगी है, और असमतल भूमि के साथ साथ बालू मिट्टी जहां है उस बलुई मिट्टी के लिए छिड़काव तंत्र है वो सिंचाई की एक अच्छी विधि होती है। अब देखिए इस विधि में है क्या। देखिए, पंप के द्वारा जो पानी उठाया जाता है वो पानी क्या होता है, एक बड़े पाइप के अंदर जाता है। यह बड़ा पाइप मुख्य पाइप होता है। इस मुख्य पाइप से खड़े हुए ऊपर छोटे छोटे पाइप निकले रहते हैं। इन खड़े पाइपों पर क्या होता है, घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जब मुख्य पाइप में पानी जाता है तो मुख्य पाइप से पानी उन पर खड़े पाइपों में जाता है, और वो प्रेशर के साथ, दाब के साथ जाता है। तो उनके ऊपर जो घूमने वाले नोजल लगे होते हैं वो घूमते हैं, और उस घूमने से क्या होता है कि ऐसे पानी बाहर आता है जैसे बरसात हो रही हो, ठीक है। तो इस प्रकार छिड़काव तंत्र के माध्यम से पानी सिंचित किया जाता है, जमीन को सिंचा जाता है। इसमें देखिए टाइम कम लगता है और साथ ही साथ पानी की भी बचत होती है। ये आधुनिक जो विधियां हैं वो समय को बचाने के साथ साथ, मेहनत को बचाने के साथ साथ पानी का भी बचाव करती है, और कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए ये एक अच्छी विधियां हैं। दूसरी विधि से बूंद बूंद या ड्रिप तंत्र विधि कहें, वो विधि तो कम जल क्षेत्रों के लिए वरदान है, और बूंद बूंद या ड्रिप तंत्र विधि है वो समतल जमीन पर ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। अब इस ड्रिप तंत्र या बूंद बूंद विधि में क्या होता है, पाइपों का एक जाल उस भूमि पर बिछा दिया जाता है, और उसमें जगह जगह छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जब पाइपों के अंदर जल बहता है तो वो पाइप में बने हुए छिद्रों के माध्यम से जमीन में रिश्ता रहता है, टपकता रहता है, और नम बनी रहती है वो जमीन। और इस प्रकार कम जल क्षेत्रों के लिए ये बूंद बूंद विधि एक वरदान है। और जहां बाग बगीचे लगाए जाते हैं, फलों के उद्यान लगाए जाते हैं, वहां पर ड्रिप तंत्र विधि का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। देखिए, सिंचाई के कई लाभ हैं। सबसे पहला देखिए अवशोषण। हम जानते हैं कि फसल है या पादप है
वो जमीन से अवशोषण करता है। जल और खनिज लवण का वो अवशोषण करेगा, तो जल का जब वो अवशोषण करेगा तो उसी जल के अंदर घुलकर कुछ खनिज पदार्थ हैं वो संपूर्ण पौधे तक पहुंचते हैं, इसलिए जल जरूरी है। इसी प्रकार शुष्क बीज है, शुष्क जमीन है, तो बीज का अंकुरण नहीं हो पाएगा। बीजों के अंकुरण करने के लिए भी या अंकुरित होने के लिए भी उनको जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार वाष्पोत्सर्जन, देखिए पौधे हैं उनके द्वारा या उनकी पत्तियों के द्वारा लगातार वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलता है, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो पानी जब लगातार बाहर निकलेगा तो पौधे में पानी की कमी भी होगी, तो उस पूर्ति को बनाए रखने के लिए या पौधे की वाष्पोत्सर्जन क्रिया को बनाए रखने के लिए उसे सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार पोषक तत्वों का स्थानांतरण, यानी पानी है वो एक बहुत ही बढ़िया विलायक है, यानी बहुत सी सामग्री को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। तो जिसमें बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं तो उन्हीं घुले पोषक तत्वों का स्थानांतरण है वो पानी संपूर्ण पौधे को कर देता है, इसलिए सिंचाई की जरूरत हर समय होती है। देखिए पौधे का अधिकांश भाग है, जैसे 90% भाग है वो पानी का ही हिस्सा होता है, तो इसलिए जल है उसकी महती आवश्यकता होती है। अक्सर देखिए हम सुनते हैं कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है। देखिए इंसान है वो भी खाने के बगैर रह सकता है एक बार, लेकिन वो जल के बगैर नहीं रह सकता। तो इसी तरह जल है वो सिंचाई के लिए जरूरी है, या सिंचित होने से ही बहुत सी पौधे की आवश्यकताएं पूरी हो पाती है। अगला अपना चरण है चौथे के बाद पांचवा चरण, खरपतवार से सुरक्षा। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि खरपतवार होता क्या है। ठीक है, देखिए मुख्य फसल के साथ जो अनावश्यक या अवांछित पौधे लग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहा जाता है। मुख्य फसल के साथ अनावश्यक अवांछित जो पौधे लगते हैं उनको खरपतवार कहा जाता है। अब इन खरपतवारों को हाथों से हटाते हैं तो उनको हटाना निराई गुड़ाई कहलाता है। अब बात आती है इनको हटाते क्यों है। देखिए जो खरपतवार है वो मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। इस प्रतिस्पर्धा में पोषक तत्व खरपतवार ज्यादा लेती है, प्रकाश वो ज्यादा लेती है, वृद्धि उनकी ज्यादा होती है, पोषक प्रकाश ये सब ज्यादा लेने के कारण उसकी वृद्धि तेज होगी। इसलिए फसल को पर्याप्त बढ़ने के लिए पोषक प्रकाश हवा आदि नहीं मिल पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अनेक जो खरपतवार है विषैले होते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, फसल को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए उनको हटाना आवश्यक है। और यदि खरपतवार को नहीं हटाया जाए और खरपतवार है वो फसल के तैयार होने तक लगा हुआ है, उस वक्त क्या होता है जब फसल की कटाई करते हैं तो वो कटाई में भी बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए खरपतवार को समय समय पर हटाना पड़ता है। अब देखिए खरपतवार हटाएं कैसे। खरपतवार जब जुताई की जाती है, मिट्टी की तैयारी की जाती है तो उसे जुताई कहते हैं। उस दौरान भी क्या होता है हाथों से इसको उखाड़ा जाता है या हल चलाकर कुदाल चलाकर भी खरपतवार को हटाया जाता है। तो हाथ से हटाना या किसी औजार से हटाना, अधिकांश खुरपी या हेरों के माध्यम से समय समय पर इनको हटाया जाता है। अब हटाने का समय की बात करें, यानी खरपतवार को हटाने का सही समय या उचित समय क्या होना चाहिए। देखिए खरपतवार है वो पुष्पन से पहले या बीज बनने से पहले हटानी आवश्यक है, ताकि फसल को पर्याप्त पनपने का मौका मिल सके और खरपतवार नष्ट हो सके। खरपतवार है वो किसी औजार से हाथों से हटाते हैं, इसके साथ साथ कुछ रसायन भी काम लिए जाते हैं, तो वो रसायन खरपतवार नाशी कहलाते हैं। यानी ऐसे रसायन जो खरपतवार को नाश करने के, नष्ट करने के काम आते हैं खरपतवार नाशी कहलाते हैं। जैसे खरपतवार नाशी है 2,4-D, 3,5-T, ये खरपतवार नाशी है। इनका प्रभाव फसल पर नहीं होता और खाली खरपतवार पर होता है, वो नष्ट हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें खरपतवार का इस्तेमाल करते समय हमें विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जो खरपतवार है उनको नष्ट करने के लिए जो रसायन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो विशेष प्रकार के जहरीले रसायन होते हैं, इसलिए वो छिड़काव करने वाले को भी प्रभावित करते हैं।
अतः छिड़काव करते समय उसका नाक मुंह अच्छी तरह से बंद होना चाहिए, और साथ ही साथ जब छिड़काव कर दिया गया है तो उसके पश्चात, छिड़काव के पश्चात उसका हाथ मुंह अच्छी तरह से व्यक्ति को साबुन से धो लेना चाहिए, ताकि उसका विपरीत असर होने से बच सके। 5 चरण कर चुके हैं, कटाई 6ठा चरण है। तो देखिए फसल है वो लगभग 3 से 4 महीने में पक कर तैयार हो जाती है। अब उस फसल की कटाई की जाती है, जिसे हाथ से उखाड़ कर भी काम किया जाता है, या दरांती से पकड़ा जाता है और काटा जाता है, हार्वेस्टर से भी कटाई की जाती है। तो ये सब कटाई करने के तरीके हैं। अब कटाई करने के बाद उनको सुखाकर भूसे से दाने अलग किए जाते हैं। तो भूसे से दाने अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग है उसको भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे जो छोटे खेत के किसान है वो अपने अनाज की डंडियों को फटक फटक कर क्या करते हैं? दानों को अलग करते हैं। तो इस प्रकार छोटे खेत के किसानों द्वारा भूसे से दानों को फटक फटक कर अलग करना विनोइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? विनोइंग। और दाने अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। ये कार्य थ्रेशर से भी किया जाता है। तो बड़े जो किसान है वो तो देखो थ्रेशर से ये कार्य करते हैं, लेकिन आजकल एक नई मशीन काम में ली जा रही है जो है कंबाइन। अब जो कंबाइन है वो थ्रेशर और हार्वेस्टर दोनों का संयुक्त रूप है। देखिए हार्वेस्टर है वो कटाई के काम लिया जाता है, और थ्रेशर है वो दाने अलग करने के लिए काम लिया जाता है। लेकिन कंबाइन है वो थ्रेशर और हार्वेस्टर दोनों का मिला जुला रूप है, यानी कटाई भी करता है और साथ ही साथ दानों को अलग करने के काम भी लिया जाता है। अब ये जो साधन है वो समय और श्रम को बचा देते हैं, यानी समय भी कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी। लेकिन बड़ी ही अफसोस की बात है कि कटाई करने के बाद कहीं कहीं देखा जाता है कि जो फसल के अवशेष बचते हैं उनको जला दिया जाता है। तो उनको जलाना है वो कहीं भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये पर्यावरण के प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। इनका धुआं वायु में फैलकर वायु को प्रदूषित कर देता है, तो ये गलत है। हमारे देश में देखिए अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें कई पर्व तो कटाई पर्व कहलाते हैं। जैसे जहां अपन होली और दिवाली की बात करें, ये पूरे देश में मनाए जाने वाले त्योहार है। जैसे होली है, ये लगभग जो रबी की फसल आती है उसके बाद मनाया जाता है, और जो फसल बरसात के बाद खरीफ की तैयार होती है उस पर दीपावली मनाई जाती है। तो ये त्यौहार तो पूरे देश में मनाए जाते हैं। लेकिन वहीं अपन पोंगल की बात करें तो पोंगल जो त्यौहार है वो तमिलनाडु के अंदर प्रसिद्ध है, ये एक स्थानीय हो गया। इसी प्रकार बिहू है वो आसाम के क्षेत्रों में मनाया जाता है। बैसाखी की बात करें तो बैसाखी है वो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में मनाया जाता है। नबाना की बात करें तो वो बंगाल, उड़ीसा यानी ओडिशा आदि क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो कुछ क्षेत्र के हिसाब से भी त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन ये कटाई पर्व कहलाते हैं, जो फसल की कटाई के बाद मनाए जाते हैं। तो ये हुए 6 चरण। अब चरण है 7वां, भंडारण। जब कटाई हो जाती है और बीजों को अलग कर लिया जाता है, तब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है बीजों को या अनाज को भंडारित करने का। देखिए भंडारित करने से पहले दानों को अच्छी तरह से सुखाया जाता है, और साथ ही साथ जिस जगह भंडारित करना है उस जगह को भी सुखाते हैं। ठीक है, देखिए अगर ये ढंग से नहीं सूखेंगे तो बीज क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। कारण है कि उनके अंदर नमी रहेगी, और नमी रहेगी तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाएगी, और सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे तो ये दानों को खराब कर देंगे और उनकी अंकुरण होने की क्षमता में भी कमी आ जाएगी। इसलिए उनको सुखाना जरूरी है। सामान्यतः जब हम भंडारित करके रखते हैं तो जूट के बोरों में इनको भंडारित किया जाता है। साथ ही साथ धातु के बड़े बड़े पात्रों में हम इनको, या बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं उनमें आप इकट्ठा करते हैं। घरों में एक तरीके हैं, और घरों में जब देखिए इकट्ठा करते हैं तो अक्सर हम नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, वो साथ में डालते हैं अनाज में, ताकि सूक्ष्म जीवों की, कवक की आदि की वृद्धि रुक जाए। लेकिन सरकारी स्तर पर जब अनाज का भंडारण किया जाता है तो सरकारी स्तर पर बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं,
तो बड़े बड़े भंडार गृहों को साइलो कहा जाता है, जहां अक्सर सरकारी स्तर पर अनाज को वितरित करने के लिए पहले से भंडारित करके रखा जाता है। तो बड़े बड़े भंडार गृह क्या कहलाते हैं? साइलो। तो ये हुए कृषि पद्धति के 7 चरण। मिट्टी की तैयारी, बुआई, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार सुरक्षा, कटाई और अंतिम भंडारण। अब यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि इन 7 चरणों को क्रम से ही याद रखना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि अक्सर एग्जाम में देखा गया है इन 7 चरणों को आगे पीछे लिख देते हैं और विद्यार्थी से कहा जाता है इनको क्रम से चाहिए, इसलिए इनको पहले से ही क्रम से याद रखना चाहिए। तो ये तो हुई कृषि की बात। देखो, खेती के साथ साथ आजकल अन्य कार्य भी चल पड़े हैं, तो उन काम पर थोड़ी सी बात करें, जैसे पशुपालन। देखो, जहां पशुओं के लिए उचित भोजन की व्यवस्था की गई हो, उनके लिए अच्छे उचित आवास की व्यवस्था की गई हो, उनकी देखभाल अच्छे पैमाने पर की जा रही हो, और ये सब यदि बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उस क्रिया को पशुपालन कहा जाता है। और पशुपालन है वो खेती के साथ साथ चलने वाला एक अन्य क्रियाकलाप है, क्योंकि खेती से उन पशुओं के लिए भोजन भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो पशुओं का पालना कृषि के साथ साथ चलने वाला एक कार्य है। इसी प्रकार आजकल क्या हो रहा है, मछली पालन का व्यवसाय भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, क्योंकि मछली पालन है वो अच्छा है, भोजन का अच्छा स्रोत है, उसके कोड लीवर तेल प्राप्त होता है जो कि विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। और ये सब कार्य इसलिए किए जा रहे हैं ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। इसी के साथ अपना ये लेसन समाप्त होता है। आशा है आपको लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको लेसन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।